उन्नाव इस्मत रेजी की मुतासरा के बाप के कत्ल के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 मुलजमीन को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने 4 मुलजमीन को बरी कर दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा। कुलदीप सिंह सेंगर इस्मत दरी के मामले में पहले ही सजा काट रहा है। बुलंदशहर के 2 नौजवानों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गौकुशी का इल्जाम लगाकर नौजवान की पिटाई की गई। कोल्ड स्टोरेज से गाजर लेने के लिए नौजवान गया था। बुलंदशहर के हमीदपुर गांव के पास ये वाकया पेश आया। मामले में पुलिस पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। भाई उमर नाम है मेरा। क्या मामला पूरा? क्या मामला था? भाई हम जा रहे कोल्ड स्टोर पे गया था, गाजर लेने जाता अपने गाय उसको भैंसों को, तो जनेत वो हदीमपुर है ना, वहाँ एक कोल्ड स्टोर है। चाहे आप कोल्ड स्टोर वाले से पूछ सकते हो वहाँ पे। किसका कोल्ड स्टोर है? क्या नाम है जिससे तूने बात करी? यादव का जो। तो हमारे आगे बाइक लगा के हमें खींच लिया बाइक में से 6-7 जनों ने। उनके आगे मुल्ला दिल्ली समझ रखा थी कि इन्होंने काट देने, आग लगा देने, वहाँ कल्लोड़ में खींचने लगे। हम गए ना तो लाठी डंडे बजाए, हम पे जो आ रहा वही मार रहा। कहाँ की घटना है ये? हदीमपुर के कल्लड़ में ले जा रहे, जस्ट हदीमपुर के मोड़ की बात है। मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने हुकूमत से अपील की है कि वो दिल्ली में फसाद बर्पा करने वाले मुजरिमीन को सजा देकर इंसाफ की उम्मीद रखने वाले मजलूमों का यकीन बहाल करें। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत करते हुए मौलाना कल्ब जवाद ने यह भी कहा कि हुकूमत कोई भी रही हो, आज़ादी के बाद से पुलिस के जरिए एक मखसूस तबके पर जुल्म किए जाते रहे हैं। मौलाना ने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और केजरीवाल हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की। मुल्क के हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मंजरनामा आपके सामने है। आइए मौलाना कल्ब जवाद साहब से बात कर लेते हैं। मोहतरम, जो कुछ भी मंजरनामा देखने में आया है, आपने दिल्ली का विज़िट भी किया और उत्तर प्रदेश के हालात भी आपकी नज़र में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली के हालात ज़ाहिर है बहुत ही ख़राब रहे। अब भी कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अब भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। और वहाँ देखिए, हम तो हर हुकूमत से हमारे जो है वो इख्तिलाफ रहा है, और जब भी उन्होंने गलत काम किए उन्होंने तो हमने उसकी मजम्मत की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। यहाँ भी दिल्ली में भी हुकूमत का रवैया, चाहे वो स्टेट हुकूमत उनकी केजरीवाल की रही हो या सेंट्रल हुकूमत रही हो, उन्होंने 3 दिन तक फसाद को कंट्रोल करने की कोई कोशिश वहाँ नहीं की। और बाद इलाक़ों में तो लोगों ने शिकायत की 72 घंटे तक वो फ़ोन करते रहे पुलिस को, और 100 नंबर पर वहाँ से बाज़ दफ़ा तो गालियों के ज़रिए उनको जवाब मिला कि बहुत गंदी गालियाँ उनको दी गई। उसका सब रिकॉर्डेड है सब। वो ऐसा नहीं कि कोई अपनी तरफ से गढ़ रहा हो, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड होता है सब। तो रिकॉर्डेड हैं गालियाँ कि वो तो गालियाँ दे रहे हैं कि पाकिस्तानी हो तुम्हें तो ऐसे ही तुम्हारे साथ सलूक होना चाहिए, और ये गालियों के साथ। तो ये बहुत बुरी सूरत हाल रही। और पुलिस का रवैया हमेशा सन 47 के बाद से आज तक हर हुकूमत में यही रहा है, चाहे वो सपा की हुकूमत रही हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो। कांग्रेस की हुकूमत थी यहाँ यूपी में कि जब मेरठ में और वहाँ पर 40 जवानों को एक साथ पुलिस ने मार दिया था, और कोई पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिली। आज तक जितने भी जुल्म किए हैं पुलिस ने सन 47 के बाद से आज तक, किसी भी एक भी पुलिस वाले को ना तो मुकदमा चला, ना उनके कोई सज़ा मिली उनको, ना उनके जुल्म के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई। इसकी वजह से उनकी हिम्मतें बढ़ती रहीं और वो मुसलमानों को मारते रहे। जब भी कहा जाता है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, तो हर हुकूमत ने ये जवाब दिया कि साहब उनका मॉरल डाउन हो जाएगा। उनका मॉरल डाउन यानी उनका मॉरल जो अप होता है वो मुसलमानों पर जुल्म करने से होता है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी तो मॉरल डाउन हो जाएगा उनका। हमेशा यही बहाना किया गया और आज भी यही बहाना किया जा रहा है कि साहब पुलिस कर्मियों का मॉरल डाउन हो जाएगा उनके ख़िलाफ़ अगर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या मुसलमानों को मारने से उनका मॉरल हाई होता है? तो रोज़ाना 10-20 मुसलमानों के सामने पेश कर दिए जाया करें सुबह, ताकि दिन भर उनका मॉरल जो है वो हाई रहे। जो कुछ भी बर्बरियत हुई फसादात के दौरान वो अपनी जगह थी, लेकिन उसके बाद का जो मंजरनामा है वो भी बहुत तशवीशनाक है, और मुसलसल मुतालबों के बावजूद भी कार्रवाई महसूस होता है जैसे सिर्फ एक तबके के खिलाफ हो रही है। और वहाँ गिरफ्तारियों के लिए भी मालूम है कि ज़्यादातर बेचारे मुसलमान ही गिरफ्तार हो रहे हैं। फिर उन लोगों को, जो लोग घरों से जिनके घर जलाए गए हैं, उनको अभी तक कोई इंतज़ाम उनके लिए नहीं किया गया है कि वो दोबारा अपने घरों में वापस हो सके। तो ये बहुत बुरी सूरत हाल है। इसी तरह से जिन्होंने दंगे भड़काए हैं
उनको मालूम हुआ कि Y+ सिक्योरिटी मिल रही है। अब जैसे वो शिया चेयरमैन जो है वो एक बेकार सा आदमी, बिल्कुल 2 कौड़ी का आदमी, उसको Y+ सिक्योरिटी मिल रही है। इसी तरह से एक और को कपिल मिश्रा है, उसको Y+, बजाय इसके कि उनको जेल भेजा जाए, उसके बजाय उनको उल्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट फराहम कर रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उनको मुसलमानों का मॉरल डाउन करना उनका मकसद है। सिर्फ पुलिस का मॉरल डाउन करना नहीं है मकसद उनका, या हाई करना, बल्कि मुसलमानों का मॉरल डाउन करना मकसद सिर्फ रहता है। ये फसादात का, ये मारपीट का, ये पुलिस के रवैये का सिर्फ होता है कि मुसलमान अपने हक़ के लिए आगे ना बढ़ सके, अपनी बात ना पेश कर सकें और उनको कुचल कर रख दिया जाए उनको, ताकि वो अपने मुतालिबात पेश ना कर सकें। यही मकसद हर हुकूमत का रहा है, ये मकसद आज की हुकूमत का भी हमको नज़र आ रहा है। और अगर उनको वाकई इसके बरखिलाफ़ उनको अगर करना है तो उसके लिए उनको मुजरिमों को सज़ा देना पड़ेगी। देखिए, अगर मुजरिमों को सज़ा नहीं मिले तो उसी से अंदाज़ा हो जाती है कि गवर्नमेंट भी जुर्म में शरीक है, और अगर मुजरिमों को सज़ा दे तब ये पता चलता है कि हाँ भाई वो संजीदा है इस मामले में। लिहाजा अगर उन्हें सज़ा नहीं दी तो इससे यही साबित हो जाएगा कि वो भी इन तमाम मामलात में शरीक हैं। मोहतरम, ये थे जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब, जिन्होंने वादा कर दिया है कि जब तक हुकूमत की जानिब से मुजरिमीन को सज़ा देने के लिए कोई बाकायदा तौर पर कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक समाज में ये पैगाम आम होता रहेगा कि कहीं ना कहीं जराइम में हुकूमत भी बराबर की शरीक रही है। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है तो महकमे सेहत में खलबली मच गई है। हंगामी सतह पर इससे निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं कानपुर के हालात बद इंतजामी की तस्वीर बयान कर रहे हैं, जहां 15 ऐसे लोग बैरूनी मुल्क से सफर से लौटे हैं, इनका पता नहीं मिल पा रहा है, ना ही इनकी जांच हुई है। वहीं 2 मुश्तबा अफराद के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उर्सला अस्पताल के CMO का कहना है कि इंतजाम पूरे हैं, लेकिन जब अस्पताल के अंदर की जानकारी ली गई तो हालात कुछ और ही देखे गए। वार्ड के कमरों में ताले पड़े हैं, एक भी स्टाफ आसपास मौजूद नहीं है। हाँ, पोस्टर जरूर लगा है कि कोरोना वायरस का वार्ड यहाँ है, लेकिन इस जगह पर डॉक्टरों और इंतजामात के नाम पर ताले आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस हिसाब से हमने एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड अपने यहाँ बना रखा है। उसके अलावा और जो PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, मास्क हैं, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, उसकी व्यवस्था है। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई सस्पेक्ट केस अभी तक आया नहीं है, लेकिन तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। कोरोना वायरस को लेकर जहां यूपी के लोगों में खौफ फैलने लगा है, वहीं बुलंदशहर में महकमे सेहत ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर के शोबे सेहत ने इटली से लौटे कोरोना वायरस मुतासिर एक ताजिर अजीत के खानदान के 4 अफराद के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इन तमाम की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि इटली से लौटे ताजिर जो कि दिल्ली में एडमिट हैं, उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। बुलंदशहर में जहां कोरोना वायरस को लेकर लोग काफी मुहतात हो गए हैं, वहीं बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड भी बनाया गया है। इस जो बिजनेसमैन हैं जो इटली से लौटे थे और दिल्ली में पॉजिटिव उनका आया था, तो उसके बाद उनके साथ एक काम करने वाले हैं मिस्टर अजीत, तो उनकी फैमिली यहाँ रहती है। तो हमें ये पता चला कि वो उनके कांटेक्ट में थे और उनको दिल्ली में एडमिट करके आइसोलेट किया गया है और उनका सैंपल भेजा गया है। तो उनके परिवार की सूचना हमें कल रात मिली थी, तो हमने उनके परिवार के 4 सदस्य जो यहाँ थे उनको लाके यहाँ आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया और कल ही उनका सैंपल हमने लखनऊ लेबोरेटरी में भेजा जांच के लिए। हमें ये पता चला है कि जो ये फैमिली के जो अजीत जी थे जो दिल्ली में एडमिट थे, उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये भी संभावना है कि ये इनकी भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है जहाँ तक बुलंदशहर जनपद का सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खलीक अहमद निज़ामी मरकज़ुल उलूम कुरान में आज कौमी सेमिनार हिंदुस्तानी इदारों में मुतालात कुरान का मंजरनामा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से दानिशवरान ने शिरकत की और दौरे हाजिर में मुल्क के हालात पर कुरान के पैगाम को आम करने की बात कही। सेमिनार में आए मंदुबीन ने कहा कि आज कुरानी तालीमात की रोशनी में ही आपसी भाईचारे और उखुवत को आम किया जा सकता है और इसकी अशद ज़रूरत है। मौजूदा दौर में बहुत ही आमफाम अंदाज और आसान ज़बान में कुरान अफ़कार और तालीमात को अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू तमाम ज़बानों में पेश करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मौजूदा हालात में ऐसे पैगाम जाने चाहिए कुरान की रोशनी में जिससे आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी और अखुवत के जज्बात पैदा हों और आगे बढ़ें।
ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है और कुरान के हवाले से बात जाएगी तो लोगों पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। इलाही किताब है, तो जो भी इलाही किताब होगी वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए होगी। तो मुताला कुरानियात से ये नहीं कि सिर्फ एक मजहबी किताब है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इसमें अमन और सलामती का पैगाम है, जिसके बहुत अच्छे असरात मुआशरे पे हमारे मुरतब होंगे और उससे इंसानियत सीधे रास्ते पे और सही रास्ते पे चलने में उसको मदद मिलेगी। सखीरे हाथ से हाथ मिलाना, एक दूजे का साथ निभाना सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक क्लब अलीगढ़ का मकसद है जो ख़वातीन की ज़ाती ज़िंदगी के दिनों उनकी सेहत के ताल्लुक से साथ दें और उन्हें बेदार करें। सफाई का ख़ास ख्याल रखना कोई काम नहीं जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है जिसे हमें सिर्फ अच्छी सेहत के ताल्लुक से अपनाना चाहिए। पैगाम आज अलीगढ़ में आम किया गया, जिसमें 15,005 सैनिटरी पैड मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए गए। सारे क्लब्स मिलकर, आगरा जोन के 32 लगभग क्लब ने मिलकर ये प्रोजेक्ट का करा है काम, जो सखी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज हम यहाँ पर सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लगभग हम लोग 50,000 से ऊपर सैनिटरी पैड्स जो है बांट रहे हैं, और जिसमें अलीगढ़ के हमारे जो 8 क्लब इनर व्हील क्लब्स हैं उनका हमें पूरा सहयोग यहाँ पर मिला है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ इलाहाबाद के रोशनबाग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे को दिल्ली से पहले खत्म करने के लिए मकामी पुलिस मुसलसल दबाव बना रही है। इलाहाबाद के रोशनबाग में गुज़िश्ता 55 दिनों से खवातीन का शहरी तरमीमी कानून और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। इससे पहले भी पुलिस इंतजामिया एहतजाजी धरने को खत्म कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन एहतजाजी धरने पर बैठी खवातीन ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन इस बार पुलिस इंतजामिया ने होली के त्यौहार को बुनियाद बनाकर धरना खत्म करने को कहा। पुलिस के आला अफसरान धरने में शामिल बाज अफराद से जाती तौर पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि वो धरने में शामिल खवातीन से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि होली से पहले धरने को खत्म करा लिया जाएगा। ये देखिए, होली का त्यौहार है तो हम लोग सजग हैं और हमारी टीमें काम कर रही हैं कि कोई भी हुड़दंगई न हो। होली लोग त्यौहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन कोई भी हुड़दंग न हो। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो शराब पी करके या कोई इस तरह का नशा करके हुड़दंग करते हैं या कोई असामाजिक कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ हम चिन्हित करके पहले से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। त्योहार हर साल आते हैं, जिस तरह आते हैं, जिस तरह मनाए जाते थे उस तरह ही मनाए जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हिंदू भाई आए हुए हैं और रोज यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान इकट्ठा बैठकर यहाँ धरने पर है, क्योंकि सबको मालूम है ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम्स की है कि यहाँ पर मुस्लिम्स बैठे। ये अलग बात है कि झंडा हमने पकड़ लिया है पहले, ये अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये सबकी है और इसमें नुकसान होगा सबका होगा, फायदा होगा सबको होगा। उधर रांची में भी CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 20 जनवरी से दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर जारी इस धरने में कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने मौके का जायजा लिया और धरने में शामिल खवातीन से खास बातचीत की। दारुल हुकूमत रांची में CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुसलसल एहतजाजी धरना जारी है। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि रांची के कडरू वाक़े हज हाउस के बाहर 45 दिनों से ये धरने का एहतमाम किया गया। ये मुसलसल जो है धरना जारी है। यहाँ पे कसीर तादाद में ये ख़वातीन आ रही हैं। वो ऐसी खातून हैं, बेशतर ऐसी ख़वातीन हैं जो कभी भी चार दीवारी से बाहर वो निकली नहीं है, लेकिन इस एहतजाजी मुजाहरे में वो शामिल हो रही हैं। और कुछ ख़वातीन हैं जो मुसलसल वो बयान दे रही हैं। इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे किस तरह का बयान दे रही हैं, क्या जो है ना ख़वातीन को क्या खिताब में क्या कह रही हैं? चूँकि हम लोग सभी गांधीवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और संविधान हमारा हथियार है, इसलिए हम अपना विरोध भी करेंगे तो हम संवैधानिक तरीके से ही। और इस वक्त जो हमारे यहाँ NRC आने वाला है, अगर आता है तो हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की विचारधारा के अनुसार हम असहयोग करेंगे। हम हथियार के बल पे किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं। इसलिए ये धरने पर बैठे हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये किसी मज़हब की लड़ाई नहीं है, हमारे मुल्क की लड़ाई है। हमारे मुल्क की लड़ाई, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ा जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर बैठे हैं और अपनी वुमेन एम्पावरमेंट टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब यहाँ पर अब अवेयर हो चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
ये हमारा हक बनता है कि सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। इसी आवाज़ को, इसी नारे को बुलंद करते हुए हम यहाँ पर हर दिन पिछले 42 दिन 43 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ ख़वातीन हैं जो गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं, वो भी इस धरने में शामिल हो रही हैं और यहाँ पे क्या मंशा के तहत जो है शामिल हो रही हैं और क्या बता रही हैं यहाँ पे, हम ये जानने की कोशिश। मुझे ये लगता है ना कि जब ये CAA या NRC इन लोगों ने सोचा होगा तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मैं CAA का एक अच्छा पहलू ये बताऊंगी कि शायद इनको लगा होगा कि ये लाके तोड़ देंगे, पर मुझे लग रहा है कि देश और जुड़ रहा है ना। जो ये भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा है लोग और जुड़ रहे हैं। और अभी जब 3 तलाक की बात आई थी तो वो बार बार कह रहे थे कि मेरी बहनें परेशान हैं, मेरी बहनें परेशान हैं, और उनके लिए वो लाना चाहते। अब जब ये बहनें कह रही हैं कि आप आओ हमसे बात सुनो, हमारी बात सुनो, तो कहाँ है वो? तो ये सारे कुछ सवाल है। पर मुझे लगता है कि जैसे शगुफ्ता ने कहा कि ये कोई मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। तो ये मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं, मैं इत्तेफाक रखती हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हूँ। यानी ख़वातीन का मानना है कि जो आइन की जो हिफाजत है उसके लिए यहाँ पे जो है वो धरना का एहतमाम कर रही हैं और ये मुसलसल जो है धरने में वो शरीक हो रही हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम की रूह रवां है ये नौशी बेगम, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलसल जो है 45 दिनों से धरना जारी है। इस धरने में किस किस तरह के लोग आ रहे हैं और क्या जो है किस तरह से हौसला बढ़ा रहे हैं? सर यहाँ पे ये हमारा धरना का 45वां दिन पूरा हो गया आज। यहाँ पर सारे तरह के लोग आ रहे हैं जिनको इनकी समझ आ रही है कि ये काला कानून है क्या। जो लोग समझ रहे हैं वो हमारे से जुड़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं, हमने किसी को नहीं इनवाइट किया। वो सारे लोग हमारे हिम्मत को और ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सारे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, माने जितने धर्म हिंदुस्तान में हैं सबके लोग आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, इस मंच को मजबूत कर रहे हैं और काला कानून के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। झारखंड सरकार भी हमारी बात को अगर मान ले तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ये धरना प्रदर्शन हम रखें या ना रखें, क्योंकि ये शाहीन बाग दिल्ली के तर्ज पर बनाया गया है। अगर झारखंड सरकार मान लेती है तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद हम दिल्ली शाहीन बाग से जुड़े रहेंगे। अब आगे का प्रोग्राम उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें जैसी बात कहेंगे, अगर उठाना होगा तो उठाएंगे और नहीं तो हम उनके लिए भी बैठे रहेंगे। यानी इन ख़वातीन का वाज़े तौर पे कहना है कि रियासती हुकूमत, चूँकि उन्होंने कहा है कि असेंबली में वो रेजोल्यूशन लाए और NPR जो नए फॉर्मेट में जो है ना वो यहाँ पे लागू करे और ये एहतजाज का जो सिलसिला है तब तक जारी रहेगा जब तक उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो जाते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। रांची में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरने में कई ख़वातीन ने नायाब मिसाल पेश की है। इनमें एक तालिबा सारिया रोज़े का एहतमाम करते हुए मुसलसल धरने में शामिल हो रही हैं, तो वहीं एक खातून सूबे बिहार की बाशिंदा नुज़हत जहां भी शामिल हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने इन ख़वातीन से खास बातचीत की। CAA, NRC और NPR के खिलाफ रांची में मुसलसल एहतजाजी धरना जारी है। कुछ ऐसी भी ख़वातीन इस धरने में शामिल हो रही हैं जो एक मिसाल पेश की है। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये 15 साल की ये सारिया है जो रांची की रहने वाली है और ये 45 दिनों से मुसलसल इस धरने में आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारिया लगातार जो है ना रोज़े का एहतमाम कर रही है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, सारिया तुम इस धरने में आ रही हो, क्या क्या कर रही हो? रोज़ा रख रहे हैं और सबके लिए रोज़ा रख रहे हैं और NRC जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तुम एक तालिबा हो, किस दर्जे में पढ़ती हो और कहाँ पढ़ती हो? वो तालीम मुतासिर नहीं हो रही दिन में शामिल? नहीं, मैं अभी 9th का एग्ज़ाम दिया है बोर्ड का और वो उसका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद से हमारा 10th का पढ़ाई स्टार्ट होगा। कब तक तुम इसमें शामिल होगी धरने में? जी हाँ। कब तक शामिल हो? जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता और ये NRC जब तक वापस नहीं लिया जाता, CA वापस नहीं लिया जाता, तब तक मैं मुसलसल यहाँ आते रहूँगी। जी हाँ। ये सारिया जो है ना मुसलसल ये आने का जो है अज़्म का इजहार कर रही हैं और कह रही हैं कि ये मुसलसल जो है रोज़े का भी एहतमाम करेंगी और इस धरने में शामिल भी रहेंगी। एक और है हमारे साथ नुज़हत जहाँ, जो बिहार से आई हैं और इस धरने में जो है शामिल हो रही हैं। आप बिहार से आ रही हैं, आप यहाँ पे धरने में शामिल हो रही हैं, क्या जो है किस वजह से आप शामिल हो रही हैं? यहाँ के महिलाओं को देखे, यानी कि यहाँ जो भी मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं तो उनके जज्बे को देख के हम भी सोचे कि कल से
तस्लीम मेरी बहन है जो हमें मिली थी और डॉक्टर के पास, तो इनके जज्बे को देख के और हम भी यहाँ पे आके बैठ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक घर से मेरी माँ बहनें आज अपने दुपट्टे को एक परचम बना चुकी हैं। जो कि पहले कहा जाता था कि मुस्लिम औरतें बाहर नहीं निकलती है, लेकिन आज देखिए हमारी मुस्लिम माँ बहनें या हिंदू माँ बहनें हैं जो भी हैं वो आज घर से बाहर निकल गई हुई हैं और वो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं लगता, अपने हक की लड़ाई खुद भी लड़ सकती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं, मेरी माँ बहनें अटल रहेंगी। और इस बच्ची को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके पास मजबूती नहीं है, यानी आर्थिक मजबूती नहीं है, फिर भी ये बच्ची 45 दिनों से रोज़ा रह रही हैं और मतलब हौसला अफजाई हो इसका और आगे भी मैं और बस यही खातून हैं, ये भी मुसलसल आ रही हैं। आप घरेलू कामों को बालाए ताक रख करके बच्चों की परवरिश भी नहीं कर रही हैं, क्या जो है वजह रही? जी, मैं इस काला कानून के तहत इसको हटाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे हटाने में हम सभी लोग मिलजुल कर इसे हटाएं और सरकार हमारी बात को मान रही। हमारी आरसिया जो हमारी बेटी है, जब इसका जज्बा देखे तो हम लोग का जज्बा उसके आगे बहुत धीमा लगा कि ये 45 दिन से ये रोज़ा रख रही है। अल्लाह इसे हिम्मत दे और सेहत दे। कि 25 तारीख को हमारा एक्सीडेंट भी हो गया, हमारे फ्रैक्चर है सारे पैर में, इंजेक्शन वगैरह सारा लिखा गया, एडमिट लिखा गया, लेकिन मैं उसे बिना परवाह करते हुए नी में हमारा काफ़ी चोट लगा हुआ है, लेकिन उसको बिना परवाह करते हुए मैं अपना भी ये प्रोटेस्ट जारी रखूंगी जब तक वो सरकार अपनी नीयत बदल ना ले। यानी कई जो है ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी मिसाली जो है कारनामा अंजाम दे रही हैं और इस धरने में आकर जो ख़वातीन हैं उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। खिलाफ एहतजाज जारी है। अक्सर शहरों में खवातीन ही इसके खिलाफ धरने पर बैठी हैं। बिहार के मधुबनी जिले के मलमल गांव में खवातीन के एहतजाज के 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इतने दिनों तक खवातीन लगातार सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। एहतजाज के 50 दिन पूरे होने के मौके पर सैकड़ों खवातीन ने रोजा रखकर एहतजाज किया और तमाम खवातीन ने दिल्ली में हुए हालिया फसादात में मारे गए लोगों की मगफिरत के लिए दुआएं की। किसी अहम साइंटिस्ट के जरिए जब गैर मामूली अदबी खदमात अंजाम दी जाती हैं तो हैरत ज़रूर होती है। अमेरिका में रहकर सैयद जाफ़र अमीर रिजवी ने यह गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है। सैयद जाफ़र अमीर ने एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ अदबी दुनिया के लिए भी उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बानों में नहायत अहम तसनीफ़ात पेश की हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में सैयद जाफ़र अमीर रिजवी को इस्तकबालिया पेश किया गया। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, ये मिसरा सैयद अमीर जाफ़र रिजवी की शख्सियत पर सादिक उतरता है। उनका आबाई वतन हैदराबाद है, लेकिन एक तवील अरसे से आप अमेरिका में मुकीम हैं। कामयाब साइंटिस्ट होना अपने आप में एक बड़ा काम है, लेकिन कमाल ज़िंदगी ये है कि बेइंतहा मसरूफियात के बावजूद भी सैयद जाफ़र ने उर्दू, अरबी और फ़ारसी के नसरी और नज़मी मैदानों में 2 दर्जन से ज़्यादा अहम तसनीफ़ात पेश की हैं। ताज्जुब होता है कि इतना अहम तख्लीकी और तहकीकी काम करने वाला इंसान गुमनाम क्यों रहा। मैं गुमनाम आदमी हूँ। अमेरिका में मेरा ज़्यादातर वक्त गुजरा, तो यहाँ महफिलों वगैरह से और अदबी जो मरकज़ हैं उनसे मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा और किताबों में लिखने में इतना मसरूफ़ रहा मैं कि बाहर में निकलने का, सोशलाइज होने का मेरे पास वक्त नहीं था। तो अब जब किताबें मैंने ख़त्म कर दी तो मैंने कहा निकलूं ज़्यादा सफ़र जो किताबें हैं मेरी वो लेकर। सूफियाना तबीयत है मेरी, तो उस वजह से भी ये चीज़ रही। जाफ़र अमीर बहुत कम सुखन, मुनकसिरुल मिजाज और नामो-नमूद से बेनियाज हैं और यही सबब है कि अहम कारनामे अंजाम देने के बाद भी इनको उतनी शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। जाफ़र अमीर साहब अमेरिका में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पे उनकी खिदमत रही हैं और कई अवार्ड उनको उस फील्ड में मिले हैं
लेकिन अमीर साहब को लोग उस हैसियत से तो जानते थे, लेकिन खामोश खिदमत उन्होंने उर्दू अदब की इस तरह की कि वो इनफरादी हैसियत रखता है। मसलन उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो तहरीरें हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरशद जाफरी कहते हैं कि जो लोग अहम खिदमात अंजाम देने के बाद भी गुमनामी के अंधेरों में हैं, ये उनका अपना कसूर नहीं बल्कि समाज के उन कलमकारों, अदीबों और दानिश्वरों का कसूर है जो मसलहत के असीर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।